सेशन में वेस्टीज के जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, हम डिजीज वाइज बात करेंगे किस किस बीमारी में जो मोस्ट कॉमनली बीमारियां। अगर मैं आप सोचे कि सारी बीमारियों में एक दिन में आप सारे कॉम्बिनेशन बता दें तो पॉसिबल नहीं है, राइट। मैंने जो मेजर कॉमन डिजीजेज हैं, सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर मैंने ये कॉम्बिनेशन क्रिएट मतलब बनाए हैं, ऑलरेडी प्लान बुक में है, बट फिर भी एक बार ट्राई किया है कि आपको एक क्विक शॉट मिल सके। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज है हमारे देश में, राइट, वो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। तो थोड़ा पहले समझते हैं ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, बीमारी के पीछे रीजन क्या है, फिर आपको सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे। देखिए, हमारी जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो सबसे प्राइमरी रीजन होता है, मेजर रीजन होता है, वो है हमारी आर्टरी, जो हमारी खून की नलियां हैं। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करने के लिए खून की नलियां रहती हैं, राइट। आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। तो जो हमारा लंग्स है, लंग्स से प्योर ब्लड निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, और हार्ट उसे पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, राइट, सिर से लेके पैर तक पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ब्लड का फ्लो होता है हमारी आर्टरीज के माध्यम से होता है। और जब हम पैदा हुए थे, जब हम इस दुनिया में आए थे, तो आप ये देख रहे हैं डायग्राम में कि हमारी आर्टरीज जो है बिल्कुल क्लीन थी, इसके अंदर कुछ भी कोलेस्ट्रॉल या कुछ भी डिपोजिशन नहीं था, बिल्कुल साफ था। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम बाहर का खाना पीना खाते हैं, हम हमारे घरों में हम जो ऑयल यूज कर रहे होते हैं, हम जो प्रोसेस फूड खाते हैं, इन सब चीजों में क्या होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या जो कुकिंग ऑयल होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल ऑयल को मिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पाम ऑयल, राइट। तो वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या पाम ऑयल है या कोई भी ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकती हैं, राइट, वो धीरे धीरे करके आपकी आर्टरी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, राइट। अब ये डिपॉजिट होते होते, ये डिपॉजिट होने की प्रोसेस है, जैसे हमारे बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं ना, उस आपके बैंक अकाउंट में धीरे धीरे करके डिपॉजिट होता रहता है, ठीक वैसे ही हमारी आर्टरी के अंदर एक ये रिकरिंग डिपॉजिट जैसा शुरू हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना। अब ये डिपॉजिट होते होते एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आता है, जब एज 35-40 या जब ये 50-60% से ज्यादा डिपॉजिट हो चुका होता है। जब ये ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, तो होता क्या है, हमारी आर्टरी का जो डायमीटर है, आर्टरी का डायमीटर कम हो जाता है। अब आर्टरी का जब डायमीटर कम हो जाएगा, तो हमारा जो हार्ट है, इसको ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी के अंदर। तो आप जस्ट इमेजिन करिए, जो हमारा जो पानी का पाइप होता है, अगर आप उसे जोर से पकड़ लेते हैं तो कितना आपको प्रेशर फील होता है, क्योंकि पानी को निकलने की रास्ता ही नहीं बची। ठीक ऐसे ही हमारी आर्टरी के साथ में होता है। जब आर्टरी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, तो आर्टरी सक्रिय हो जाती है अंदर से, और आपके हार्ट को ब्लड को पंप करने में ज्यादा एफर्ट और ताकत लगानी पड़ती है। और यही वो रीजन है कि हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से होता क्या है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, और हमारा रूटीन चेकअप कराते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला चेकअप वो आपको क्या रिकमेंड करते हैं, लिपिड प्रोफाइल आपको रिकमेंड करते हैं, राइट, ईसीजी रिकमेंड करते हैं। ये सब करने के बाद वो आपको कुछ मेडिकेशंस देते हैं, राइट। मेडिसिन जो आपको दी जाती हैं, राइट, एक खून को पतला करने वाली मेडिसिन आपको मिलती है, और एक बीपी को मेंटेन करने वाली मेडिसिन। ध्यान ये रखिएगा, यह सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कोई पेशेंट बीपी की मेडिसिन लेता है, तो उसको कब तक उसको बेनिफिट समझ में आता है, कब तक उसको फायदा लगता है, जब तक उस टेबलेट का असर है, राइट। अगले दिन सुबह फिर उसे, अगर वो टेबलेट नहीं लेता है, तो वही घबराहट है, बेचैनी है, सिर में हैवीनेस लगने लगता है, तो फिर अगले नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको फिर वो टेबलेट लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेबलेट कंज्यूम करते हैं, कोई भी बीपी पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रही है। आई रिपीट, जो भी बीपी शुगर की टेबलेट्स हैं, हाइपरटेंशन की टेबलेट हैं, वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रही। रूट कॉज क्या था, हमारी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल। वो इस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव नहीं करती है, वो सिर्फ टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए हमारी आर्टरी का जो डायमीटर कम हो गया था, उसको डायलेट कर देती है। अगर ये इतना छोटा सा डायमीटर, इसको बढ़ा देगी, ये कम डायमीटर था, इसको बढ़ा दिया। तो जब आर्टरी का डायमीटर बढ़ जाएगा, तो आपके हार्ट को ब्लड को पंप करने में एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। इससे क्या होता है, तो जो बीपी होता है वो कुछ टाइम के लिए नॉर्मल हो जाता है। सो द पॉइंट इज दैट कि हम सालों साल, जब से बीपी डायग्नोज होता है, 5-10-15 साल तक दवाइयां खाते रहते हैं। और दवाइयों की जो सिचुएशन है ऐसी होती है कि पहले 2 टैबलेट शुरू होती हैं, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, आपके नंबर ऑफ टैबलेट्स भी बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दिया जा रहा है, और पता चलता है कुछ टाइम के बाद हार्ट अटैक आ गया। डेफिनेटली जिन लोगों को बीपी शुगर की टैबलेट चल रही है, उनको हार्ट अटैक भी आता है। फिर हार्ट अटैक के बाद ये देख रहे हैं, बहुत कॉमन सा प्रोसीजर है, जिसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में भी क्या किया जा रहा है, ये जो हमारी आर्टरी जो ब्लॉकेज है, आपको दिख रहा है, जो नैरो आर्टरी दिख रही है, यहाँ पर एक कैथेटर से, हमारे बॉडी के अंदर एक कैथेटर डाल के एक स्टंट प्लेस कर दिया जाता है। जो आप मेटल की जो वायर दिख रहे हैं, मैश दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टंट, कोरोनरी स्टंट। ये स्टंट को प्लेस कर दिया गया। लेकिन समझने वाली बात ये है, इसका जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, आप कभी मेरा हेल्थ सेशन होता है, उसका पूरा प्रॉपर वीडियो देखेंगे, आपको उसमें
पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे प्रोसेस होता है, बट अभी मैं जस्ट आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि हमें काफी सारे डिसीज वाइज डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक्ड साइट थी वहां पर आपने मेटल का वायर प्लेस कर दिया है, पर स्टिल जो ब्लॉकेज था, जो येलो कलर का डिपॉजिट था, वो एज इट इज आर्टरी में है। मेरा सवाल नेक्स्ट आपसे है, क्या एंजियोप्लास्टी करने के बाद दवाई बंद हो जाती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रूट कॉज पे काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ टेम्परेरी जो आर्टरी ब्लॉक थी उसका रास्ता खोल दिया गया है। आपके बॉडी में जो डिपॉजिट होने की प्रोसेस है बैड कोलेस्ट्रॉल, वो तो अभी भी जारी है, राइट। फिर कुछ टाइम के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स बाद पहला हार्ट अटैक आता है तो एंजियोप्लास्टी होती है। अब जब दूसरा हार्ट अटैक आता है, जब दोबारा फिजिशियन के पास जाते हैं, तो अब वहां पर फिजिशियन बोलता है कि जो आपकी मेन आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, वो पूरी तरह ब्लॉक है, 80-90% ब्लॉकेज है। अब यहाँ पर एंजियोप्लास्टी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, देयर इज स्कोप फॉर एंजियोप्लास्टी। आप क्या करना पड़ेगा? नाउ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ बाईपास। आप जिस भी शहर में रहते हैं, हर बड़े शहर के अंदर जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो शहर के बाहर से, सिटी के बाहर से आपके पास एक बाईपास रास्ता होता है। ऐसे ही हमारे हार्ट के लिए एक बाईपास रास्ता बना दिया जाता है। ये अब जो ब्लड का फ्लो होगा, जो ब्लॉक्ड वाला पैसेज है वहां से नहीं होगा, बाईपास से होने वाला है। सो इट्स कॉल्ड बाईपास सर्जरी। अगेन यहाँ पर 5-7 लाख रुपए का खर्चा होता है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि डे 1, जिस दिन से बीपी डायग्नोज हुआ और जब तक एंजियोप्लास्टी बाईपास करा लिए, दवाइयां पहले से लेके आखिरी दिन तक चल रही हैं, लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी परमानेंट आराम नहीं है। दवाइयां कम होनी चाहिए। ट्रीटमेंट का मतलब होता है मेडिसिन का कम हो जाना या बंद हो जाना, बट ये कैसा ट्रीटमेंट चलाया है मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में, कि यहाँ पर दवाइयां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, राइट। दवाइयां बढ़ती जा रही हैं। इसका एक ही फंडामेंटल है। सिंस आई वाज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 years, उनका एक ही थॉट प्रोसेस है कि ये जो बीमारियां हैं इनको हम क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इन बीमारियों को हम ऐसे कन्वर्ट कर दें कि यहाँ पर मर्ज भी जिंदा रहे और मरीज भी जिंदा रहे। मतलब आपकी बीमारी भी एग्जिस्ट करना चाहिए और जो पर्सन है वो भी सर्वाइव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पर्सन ही खत्म हो जाएगा तो फिर आपको रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, और बीमारी ठीक हो जाएगी तो अगली बार आप पैसा कैसे निकालेंगे। तो ये एक सोची समझी प्लानिंग है और जिसके तहत ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज ये है, हमारे हिंदुस्तान में आयुर्वेदा में इतने शानदार सॉल्यूशन हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, अच्छे हैबिट्स हैं, डाइटरी हैबिट्स हैं। अगर उनको आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ इन सब की नौबत नहीं आने वाली। आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को और अपनी फैमिली को। तो द पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो जो आपकी आर्टरी के अंदर ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको बोलते हैं हम LDL, राइट। इसको रिमूव करने के लिए एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एक गुड फैट भी होता है जिसको हम बोलते हैं HDL, राइट। इसको हम ओमेगा 3 भी बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा 3 जो है हमारा ह्यूमन बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता। वी कैन नॉट सिंथेसाइज ओमेगा 3। हमें ओमेगा 3 खाने से ही लेना होगा, राइट। अब खाने में किस में मिलता है ओमेगा 3? खाने में मिलता है आपको अखरोट में मिलता है, राइट, वॉलनट में मिलता है, ऑलिव ऑयल में मिलता है, फ्लेक्स सीड्स में मिलता है और मछली में, सैल्मन फिश में मिलता है। ये 4 ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिसमें ओमेगा 3 सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब से आप पैदा हुए हैं और आज तक आपकी जितनी भी एज है, आपने कितनी बार ओमेगा 3, कितने बार अखरोट खाए, कितने बार आपने ऑलिव ऑयल में खाना पका के खाया? शायद नहीं खाया होगा। और वही एक रीजन है हिंदुस्तान में हर दूसरा तीसरा इंसान क्यों बीपी का मरीज बन रहा है, क्योंकि जब से हमारे घरों में रिफाइंड ऑयल कंज्यूम करना शुरू किया है, डिपॉजिट हो रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो नॉनवेज नहीं खाते, जो ड्रिंक नहीं करते, दुबले पतले, लेकिन फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, राइट। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे डाइट में ओमेगा 3 का एब्सेंस होना। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। अगर हम बचपन से ही शुरू से ही ओमेगा 3 खाते रहते थे तो ओमेगा 3 क्या करता था? ओमेगा 3 जो है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है हमारी आर्टरी में, इसको रिमूव कर देता था और नया जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की जो प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर देता। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट। आपके आर्टरी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है ओमेगा 3। इतना पावरफुल न्यूट्रिशन है, राइट। अब एक तरीका तो ये कि आप उसे आज से अपने खाने में खाना शुरू कर दें, आप अखरोट खाना शुरू कर दें, आप ऑलिव ऑयल में खाना खाएं या फ्लेक्स खाएं। अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी में ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम बहुत सारे लोग 1-2 पीस अखरोट के खा लेते हैं, 1 चम्मच उन्होंने थोड़ा सा कभी कभार अलसी खाने लगे, बिकॉज बहुत सारा अवेयरनेस आ गया, यूट्यूब पर सब जगह न्यूज चैनल में दिखाया जाता है अलसी खाना चाहिए तो खाना शुरू कर दिया। बट अगेन माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज असर तभी करती है, उसका रिजल्ट तभी मिलता है जब आप उसे प्रॉपर डोज में लेते हैं, राइट। चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट्स है। सो अगर आप थोड़ा सा अखरोट खा भी रहे हैं, राइट, या थोड़ा सा आप फ्लेक्स ले रहे हैं, उसमें उतना ओमेगा 3 नहीं मिलेगा जिससे आपके ब्लॉकेज क्लियर हो सके, राइट। तो अगर आपको कंसिस्टेंट और इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो एक बहुत अच्छा स्मार्ट सोल्यूशन है
जहां पर आपको सप्लीमेंट्स आपको बताए जाते हैं, तब यहाँ पर आता है वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट्स। तो मैं आप आगे आने वाली स्लाइड्स में शेयर करता हूँ कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपको लेना जरूरी है। ओमेगा 3 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स, अलॉन्ग विद दिस उसके साथ में कॉम्बिनेशन होंगे। जब बीपी डायग्नोस होता है, राइट, तो मेन चीज है, मैं आपको कुछ ये पैरामीटर्स हैं, चूंकि हम वेलनेस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, तो आपको ये कुछ पैरामीटर्स, आपको कुछ रीडिंग्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब आप किसी पर्सन से कंसल्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत एक्सपर्ट बनना है, पर एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि किसी भी हेल्थ जो मेजर बीमारियां हैं उनमें नॉर्मल पैरामीटर कितना होना चाहिए, राइट, या नॉर्मल रेंज क्या होती है। इससे आपको कम्युनिकेशन करने में अच्छा लगेगा, और जब आप किसी से बात करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपके अंदर नॉलेज है, यू आर ए नॉलेजेबल पर्सन। आप एज अ कंसल्टेंट बिहेव करेंगे रादर देन हमें सेल्समैन की तरह काम नहीं करना है। तो एज अ कंसल्टेंट कब काम कर पाएंगे? जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, आपके पास आइडिया होगा। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर का चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक मतलब जब ब्लड को पंप करते हैं, जब हार्ट श्रिंक होता है, जब फोर्स करता है, तब ताकत लगती है और सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। तो सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ता है, और डायस्टोलिक मतलब अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो होता है 120 होता है नॉर्मल रेंज में, और 80 तक, 120/80 जो होता है इट्स ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसको हम नॉर्मल बीपी कंसिडर करते हैं। अब अगर आप किसी भी पर्सन का बीपी 120 to 129 आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा बीपी हायर साइड पे है। अभी उसे बीपी की बीमारी हम नहीं बोल सकते, पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, एलिवेटेड है। अब 130 से 139 जा रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर है, अब वो बीपी की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। जो सिस्टोलिक है 130 to 139, डायस्टोलिक 80 to 89 के बीच में होगा, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए हाई ब्लड प्रेशर कैटेगरी 1। फिर उसके बियॉन्ड जाता है 140 से अबव जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर कैटेगरी 2, और 180 अबव जा रहा है, इसका मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, हमें तुरंत मेडिकल सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये बीपी की रीडिंग्स होती हैं। जनरल रीडिंग, जनरल कितना होना चाहिए? 120/80 इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब इसके नीचे जा रहा है तो उसे लो बीपी बोलेंगे, इससे हायर साइड जा रहा है तो हाई बीपी बोलते हैं, राइट। तो दोनों तरह की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन होता है और हाइपोटेंशन, लो बीपी और हाई बीपी। पर ज्यादातर केसेस जो होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द केसेस यू विल फाइंड ऑफ हाइपरटेंशन। अब डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं आपको लिपिड प्रोफाइल की, ये जो रिपोर्ट होती है, ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं और हमारा कोलेस्ट्रॉल की हम जांच कराते हैं, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स आते हैं, लिपिड प्रोफाइल होती है। लिपिड तो एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल है, पर कोलेस्ट्रॉल की कुछ वेराइटीज होती हैं। तो यहाँ पर जो पहला पैरामीटर दिख रहा है टोटल कोलेस्ट्रॉल, राइट। जो डिजायरेबल रेंज है, फर्स्ट रेंज आप दिख रहे हैं, बॉर्डर लाइन और हाई रिस्क, ये 3 लाइन आप देख रहे होंगे। पहला है डिजायरेबल, मतलब इतना होना चाहिए। बॉर्डर लाइन मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। और हाई रिस्क मतलब इस बॉर्डर लाइन से अगर थोड़ा बाहर जाएंगे तो आपको ये बीमारी हो चुकी है और आपको तुरंत मेडिकल एडवाइस लेने की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट डिजायरेबल, बॉर्डर लाइन एंड हाई रिस्क। कोलेस्ट्रॉल का जो रेंज है लेस देन 200 mg/डेसीलीटर होना चाहिए। जब आपकी ब्लड रिपोर्ट आती है, जनरली किसी भी रिपोर्ट में ये रेफरेंस रेंज लिखी रहती है, टेस्ट रेंज लिखी रहती है और रेफरेंस रेंज लिखी रहती है। तो यहाँ पर लेस देन 200 mg कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, ये सब के सब जो हैं, ट्राइग्लिसराइड भी अगेन हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। अगर ये टीजी लेवल बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम या आने वाले टाइम में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने वाली है। तो ये लेस देन 150 होना चाहिए डिजायरेबल। एचडीएल जो होता है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एलडीएल जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट। तो ये जो रीडिंग्स हैं, इन रीडिंग के हिसाब से हमें होना चाहिए। और आइडियली तो मैं आपको बोलूंगा कि एनुअली आपका एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप आपको कराते रहना चाहिए, जिससे आपकी बर्थडे हो सकती है या आपका एक फैमिली का कोई भी एक मंथ आप फिक्स कर लें, एनुअल डेट फिक्स कर लें, जिससे आपके पास रिकॉर्ड हो। इससे फायदा ये होता है कि जब आप एनुअल अपना चेकअप कराते हैं तो यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपकी अगर ब्लड रिपोर्ट से फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल का लेवल लेस देन 200 होना चाहिए, पर आपकी रिपोर्ट में 220 आया या 210 आया, इसका मतलब अभी आपको तुरंत करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने अभी कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले टाइम में ये 240 250 चला जाएगा एंड यू विल बी अंडर रिस्क। सो जब आप स्क्रीनिंग कराते रहते हैं एनुअली, तो आपको ये पैरामीटर से पता चलता है कि आपकी बॉडी की करंट सिचुएशन क्या है। और अगर कुछ भी पैरामीटर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तुरंत अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके सही तरीके के सप्लीमेंट लेके अच्छा रूटीन फॉलो करके आप उस बीमारी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं जब हम बीपी की बात कर रहे होते हैं। नाउ बात आती है कि सर क्या कॉम्बिनेशन देना चाहिए, राइट। तो मैंने सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनाया थंब रूल। बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, मतलब मेजोरिटी ऑफ डिसीजेज में ये सप्लीमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 होना बहुत जरूरी है। मतलब
क्रेल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये मैंने लिखे हैं प्रायोरिटी। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अगर किसी को सजेस्ट करना है तो क्रेल ऑयल, सेकंड प्रायोरिटी पे देना है तो फ्लेक्स, और थर्ड प्रायोरिटी पे क्रेल ऑयल। फ्लेक्स और क्रेल में आप कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर इन तीनों में अगर आप सबसे पूछेंगे बेस्ट क्या है सर, तो क्रेल ऑयल इज द बेस्ट। ये ओमेगा 3 का सबसे बेस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म होता है। अब यहाँ पर एक चैलेंज आता है कि सर अगर कोई वेजिटेरियन है तो क्या करें, तो डेफिनेटली आपको फिर फ्लेक्स ऑयल या कोकोनट ऑयल की तरफ जाना पड़ेगा। अगर किसी को वेज नॉन वेज का फर्क नहीं पड़ता तो गो हेड फॉर क्रेल ऑयल, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को मिल रहे हैं जो अफोर्डिंग नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी से आप कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसकी हेल्थ के बारे में जानते हैं, सबसे पहले आपको उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी है कि उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो कितने तक अफोर्ड कर सकता है। तो हमेशा आपको उसकी जगह बैठ के आपको देखना है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है और आप कितना अच्छा कॉम्बिनेशन मिनिमम में बना के दें जिससे उसको अच्छे रिजल्ट मिले, राइट। तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है। अब जैसे क्रेल ऑयल की बात करूं तो 1000 रुपीज का बॉटल आता है, लेकिन फ्लेक्स ऑयल आता है 500 की बॉटल, राइट। और आपको लग रहा है कि मुझे 2 से 3 कॉम्बिनेशन देना है, 1000 से 1500 का मुझे सप्लीमेंट देना जरूरी है, तो फिर यहां पर हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है। तो दो चीजें, सबसे पहले तो आपने पर्सन को आइडेंटिफाई किया, पहले डिसीज आइडेंटिफाई किया, फिर डिसीज की सीवियरिटी, वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है, उसके बाद उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट करने। अब यहाँ पर मैंने जितने चार्ट में बताए हैं, जरूरी नहीं है आपको सारे कॉम्बिनेशन देना बहुत जरूरी हो, पर एटलीस्ट किसी भी चार्ट में शुरू के जो 3 कॉम्बिनेशन है, 3 प्रोडक्ट्स, ये तो मैंडेटरी है, एसेंशियल है, ये तो देना ही देना है। उसके बाद अगर पेशेंट अफोर्डिंग है, वो कंज्यूम करना चाहता है, लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप फिर उसमें लेटर ऑन चौथा, पांचवा, छठवां सप्लीमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। पर शुरू के 3 और 4 सप्लीमेंट किसी भी डिसीज में अगर आप देखेंगे चार्ट में, तो ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे देना ही देना, ये टॉप प्रायोरिटी पे। उसके बाद फिर उनको एज पर उस पेशेंट रिक्वायरमेंट, एज पर उसकी सीवियरिटी के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है। सो क्रिल, कोकोनट और फ्लेक्स, ये कोई भी एक दे सकते हैं, एक एक देना है, आफ्टर मील देना है। आयुशांति का प्रो कार्ड है, प्रो कार्ड के अंदर अर्जुन की छाल होती है, अश्वगंधा होता है, और भी काफी सारे, गार्लिक होता है, ये आपके लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कोएंजाइम Q10 अगेन कार्डियक मसल्स के लिए बहुत एसेंशियल होता है। स्पुरुलिना अगेन इट्स मल्टीविटामिन, राइट। एलार्जिनाइन हार्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट टॉनिक माना जाता है, और ये आप एक पाउच 200 ml पानी में सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे दे सकते हैं, एंड कुकिंग जो करनी है राइस ब्राइन ऑयल में। सो ये एक बेसिक कॉम्बिनेशन था। हाइपरटेंशन, जिन लोगों को बीपी हाई है, अब यहाँ पर आपको जो मैंने आपको बताया प्रायोरिटी आपको रखना है टॉप 3 सप्लीमेंट्स की, टॉप 3 to 4 सप्लीमेंट्स की। अब इसके बाद वो अफोर्डिंग है तो एलार्जिनाइन ऐड कर दें, नहीं अफोर्डिंग तो एलार्जिनाइन रहने दें, और राइस ब्राइन ऑयल तो मस्ट है। कहीं पर भी आप सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, राइस ब्राइन ऑयल थंब रूल है, देना ही देना है, बिना इसके काम नहीं बनने वाला, बिकॉज ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। जब तक इसे चेंज नहीं करेंगे, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी में आराम नहीं मिलने वाला। तो ये हमें ऐड करना है सब जगह। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगली डिसीज पे बात कर रहे हैं, टाइप 2।